हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसिजनिया। माय नेम इज़ इम्तियाज़ उलक। इस वीडियो में हम लोग केवीएस का जो सिलेबस है लाइब्रेरियन का, उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस यूनिट को और किस पार्ट को कहाँ से पढ़ना है। आप इसका जीरोक्स अपने पास रखिएगा और जो भी चीज़ मैं बताऊँ उसको आप लिख लीजिएगा कि किस चीज़ को किस सोर्स से कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। इसके टोटल आपको 6 पार्ट हैं। जो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 6 पार्ट आपका दिया हुआ है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें यूनिट 1 जो दिया हुआ है लाइब्रेरी एज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आपका ये है कि सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरीज़। अब इसमें सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन पूछ रहा है, तो हिस्टोरिकल में आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना, कि पहले क्या हुआ, समेरियंस के टाइम में क्या क्या होता था, फिर ग्रीस के टाइम में कैसे हुआ। ठीक है, फिर नालंदा, फिर उसके बाद से अपना अभी मॉडर्न तक आया। ये सारी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग टिक कर लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। और इसको आप पढ़िएगा कहाँ से, तो इसको आप पढ़िएगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से जाके पढ़िएगा। आप सर्च कीजिएगा हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी या लाइब्रेरी सर्च कीजिएगा इंसाइक्लोपीडिया पे, तो वो आ जाएगा। आप वहाँ से उसको पढ़िएगा क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं लाइब्रेरी की हिस्ट्री वर्ल्ड की। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, देयर डिस्टिंग्विश फीचर्स एंड फंक्शंस। तो ये चीज़ भी आपको LPU का जो PDF है, जो मैंने ग्रुप पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है, और आप लोग भी गूगल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें DLIS 001 उसमें ये दिया हुआ है। उसमें भी हिस्टोरिकल और फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी भी थोड़ा सा दिया हुआ है, ये ज्ञानकोश में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको डिटेल पढ़ना होगा। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ है, तो इसमें भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरीज़। और मैं कहूँगा कि इसको आप EPG पाठशाला से पढ़िएगा। पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13 उसमें यही दिया हुआ है, एकेडमिक लाइब्रेरीज़ और पब्लिक लाइब्रेरीज़ और स्पेशल लाइब्रेरीज़। तो उसको भी आप पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है रोल ऑफ UGC फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज़। ये जो है आपको LPU का जो PDF है उसमें से भी मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट इसको ये भी रहेगा। ठीक है, UGC के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। और LPU में DLIS 101 उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो उसमें LPU का PDF एक आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आपको मतलब यूनिट 1 का कुछ चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएगा उसमें। ठीक है, फिर आपका आता है रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ये थोड़ा सा आपको ई ज्ञानकोश में दिया हुआ है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। अगर पढ़ना है तो आप ई ज्ञानकोश से पढ़ लीजिएगा और गूगल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर जो है, आप इसका ऑफिशियल साइट पे जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, इसका ऑफिशियल साइट जाइएगा और वहाँ से इसकी हिस्ट्री थोड़ा सी पढ़िएगा। ठीक है, और वहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे और आगे इसके बारे में और बताऊँगा, अभी आएगा। फिर आता है आपका यूनिट 2 नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है और उसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो अब क्या करना है आपको कि 5 लॉज को अच्छे से एक तो पढ़िएगा, उसमें इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि सवाल इम्प्लीकेशन से ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे कि एक्सटेंशन सर्विस है या रिसोर्स शेयरिंग है, किस लॉ में आ रहे हैं, या किसका इम्प्लीकेशंस है, ऐसे पूछ लेता है। तो इम्प्लीकेशन 5 लॉ के आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। अब यहाँ पे बड़ौदा की बात कर रहा है, तो ये तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और आपको EPG पाठशाला पे भी मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसको RRLF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, उसके साइट पे आपको जाके पढ़ना होगा। वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। वहाँ पे एक आपको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी दिया हुआ है
और साथ में वहाँ पे हर पब्लिक लाइब्रेरी का वहाँ पे आपको लिस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से भी उसका डिटेल पढ़ सकते हैं, कौन कौन पायोनियर्स थे किस किस स्टेट में, वो भी चीज़ दिया हुआ है। और ईपीजी पाठशाला में भी पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी, जब वहाँ से भी आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। और RRR-LF के साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी सिनेरियो इन इंडिया एक हेडिंग होगा, उसमें ये चीज़ें कवर किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और RRR-LF के साइट पे जाके आपको पढ़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है लाइब्रेरी कोऑपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग। ये बना बनाया आपको टॉपिक मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, और LPU का जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो PDF है उस पर भी आपको इसको मिल जाएगा, प्लस मैंने भी ग्रुप पे इसको दिया था। ठीक है ना, तो DLIS 101 LPU का जो PDF है उसमें ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेगिस्लेशन नीड्स एंड इसेंशियल फीचर्स, लाइब्रेरी लेगिस्लेशन इन इंडिया। अब लाइब्रेरी लेगिस्लेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो आपको ज्ञानकोश में भी दिया हुआ है और DLIS 101 में भी दिया हुआ है, LPU का जो PDF है, तो उसको भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये आपको जो RRR-LF के साइट से मैंने बताया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो साइट है उसका ऑफिशियल, वहाँ पे जाके आप पढ़िएगा, पब्लिक लाइब्रेरी का पूरा हिस्ट्री आपको वहाँ से मिल जाएगा। और ईपीजी में मैंने बताया कि पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और सोशल लाइब्रेरी आप पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन आपका फिर उसके बाद आता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी। ये चीज़ आप गूगल से रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, इसमें ईयर्स हैं 2-4 इम्पोर्टेंट, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है कॉपीराइट एक्ट और IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कॉपीराइट में सिर्फ ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके साथ और भी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, वो हर एक चीज़ आप पढ़िएगा जो इससे रिलेटेड आपको याद आए। ठीक है, और सिंपल आप WIPO वीपो के साइट पे जाके आप पढ़िएगा। ठीक है, वो ऑथेंटिक भी होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, और उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं कि वो हर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव में पूछा ही जाता है, तो उसमें आपको हर चीज़ डिटेल में दिया है, आप जाके वहाँ पे पढ़िएगा, और इसको आप गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत कुछ है, और IPR में बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखिएगा, आप अपने नॉलेज के लिए भी इसको पढ़िएगा। ठीक है, फिर आपका आता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है या प्रोफेशन है, ये आपको ज्ञानकोश पे एक PDF मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से या लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन। ये आपको जो यूनिट 5 का शुरू का 3 टॉपिक जो है वो आपको ज्ञानकोश से पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल, और नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एट्सेट्रा लिखा हुआ है, FID, IFLA, LA, ILA, ALA, एसलिस, एटलिस, और भी जितने आपको याद आएँ वो सब चीज़ आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और ये सबका आपको कहाँ से पढ़ना है, देखिए PDF मिल जाएगा आपको, ज्ञानकोश, CPG सब जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन अपडेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप इसको कहाँ से पढ़ेंगे, इसका सबका ऑफिशियल साइट से पढ़िएगा जाकर, कौन इसका चेयरमैन है, प्रेजेंट में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या इसके सर्विसेज हैं, हर एक चीज़ इसमें पढ़िएगा। ठीक है ना, सिर्फ इसका डेट ईयर याद करने से नहीं चलेगा। ठीक है, इसके प्रोडक्ट, सर्विसेज, हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या इसमें आ रहा है, हर एक चीज़ पढ़िएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो प्रोफेशनल एजुकेशन रिसर्च जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं, टाइम मिल जाएगा लास्ट में, तो आप इसको गूगल से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है यूनिट 6 जो है प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अब इसमें नेशनल इंटरनेशनल की बात कर रहा है, RRR-LF और यूनेस्को की। इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें कुछ पढ़नी होंगी, वो होगा OCLC भी होगा,
वीपो भी होगा, ठीक है, और पीछे में ILA, IFLA, ALA ये सब दिया ही है। तो ये सब चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, किसी को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 5-7 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपका यूनिट 7 जो आता है पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ डिफिनीशन। ये LPU का जो PDF है उस पर आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। टाइम मिलेगा तो डिटेल में पढ़िएगा, अदरवाइज़ इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बस आगे निकल जाइएगा। इसमें फैसेट एंड प्रोग्राम्स उतना कुछ खास है नहीं। पब्लिक एंड एक्सटेंशन आउटरीच एक्टिविटीज़, ये भी कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, और ये थोड़ा सा है, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइब्रेरी पाथ फाइंडर्स गाइड्स, ये इसको आप टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में, यूनिट 7 का 3rd पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लिटरेसी, पब्लिशिंग, बुक ट्रेड, ये उतना इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। अगर पढ़ना है तो आप इसको LPU के साइट से पढ़ लीजिएगा, जो PDF है उसका, और गूगल से आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है पार्ट 2 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। इसमें यूनिट 1 में आपका आ रहा है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। अब यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है, तो आपको इसमें देखना है कि 2 चीज़ें हैं, एक क्लासिफिकेशन और एक कैटलॉगिंग। तो क्लासिफिकेशन जो है वो EPG का पार्ट 2 में है, और कैटलॉगिंग जो है EPG का पार्ट 3 में है। तो वो दोनों आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। जितने उसमें मॉड्यूल दिए हुए हैं वो सबको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यूनिट 1 जो दिया हुआ है इसमें देखिए, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, ये भी आपको मिल जाएगा, EPG में मिल जाएगा, ये ज्ञानकोश पे भी मिल जाएगा। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट आपको पार्ट 2 में मॉड्यूल 7 में मिल जाएगा EPG के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, ये भी आपको मिल जाएगा, EPG पे भी मिल जाएगा, ये ज्ञानकोश पे भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो है EPG में पार्ट 2 में मॉड्यूल 9 में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है, आप सिंपल इसको गूगल भी करेंगे तो आपको एक PDF आएगी DLIS 002, आप वहाँ से भी सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जो LPU का PDF है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा यूनिट आता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब इसमें कैटलॉगिंग के बारे में कह रहा है, कैटलॉग पर्पस, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपैक, फाइलिंग रूल्स। तो ये चीज़ को भी आप EPG पाठशाला से पढ़िएगा, पार्ट 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और फाइलिंग रूल्स जो है वो आपको EPG में मॉड्यूल 5 में पार्ट 3 में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा आपका है यूनिट 2 में दूसरा पॉइंट है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। तो आप इसको EPG में पार्ट 3 में मॉड्यूल 2 में ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। फिर उसके बाद से ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, और उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज। ये दोनों जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा। इसमें आपको ISBD, ISBN, CCF, FRBR, मेटा डाटा, RDA और भी जितनी आपको चीज़ें इससे रिलेटेड आपको याद आएँ आप उसको पढ़िएगा। ये चीज़ भी आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और EPG और ज्ञानकोश में भी दिया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग। इसमें आपको ACR और CCC है ना, एंग्लो अमेरिकन कोड जो है वो भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और ACR जो दिया हुआ है वो भी पढ़िएगा, उसका कब कब रिवाइज्ड हुआ है, कब सेकेंड एडिशन आया है, क्या क्या हुआ है, वो सब चीज़ पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। और CCC में भी आप अच्छे से पढ़िएगा, उसका भी एडिशन कब आया और कब कब क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं, तो उतना डिटेल तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो सोर्स होगा वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे भी दिया हुआ है, EPG में भी दिया हुआ है पार्ट 3 में, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है यूनिट 3 जो है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, कैटलॉगिंग तो हो गया है ना, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका डायनामिक थ्योरी और दूसरा होता है आपका डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपको सिंपल ये पढ़ना होगा कि JD ब्राउन, सेयर्स,
ब्लिस, ह्यूम और E.C. रिचर्डसन, इन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, क्या क्या चीज़ें इन्होंने किया है, वो आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी इनकी जितनी थ्योरीज होंगे और बुक्स होंगे वो आपको पढ़ना होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगी, ठीक है। और डायनामिक में क्या आ जाएगा, डायनामिक में रंगनाथन साहब आ जाएंगे, तो रंगनाथन साहब का जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो डायनामिक थ्योरी में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ईपीजी पाठशाला में दिया हुआ है, पार्ट 2 में जाके आप देखिएगा, वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पीसीज़ ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ई ज्ञान कोश पे भी मिलेगा और ईपीजी पाठशाला में भी मिलेगा। आप गूगल सिंपल कर लीजिएगा और ईपीजी लिख दीजिएगा या ई ज्ञान कोश लिख दीजिएगा, वो आपको मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड देयर फीचर्स, सीसी, डीडीसी, यूडीसी। अब यहाँ पे इसके बारे में सीसी, डीडीसी, यूडीसी, ये तीनों जो स्कीम्स हैं और इसके साथ साथ और भी जो स्कीम्स हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़िएगा और हर एक चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है ना। उसके इंडेक्स क्या क्या हैं, उसके कितने सेक्शंस हैं, क्या हैं, हर चीज़ को डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से डीप पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रख के पढ़िएगा, ठीक है ना। और इसके आप गूगल पे भी कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आप लोग अगर लाइब्रेरी और सेमिनार जा रहे हो, सीसी के अगर बुक हो आप लोग के पास, तो वहाँ से भी आप लोग इसको पढ़िएगा। डीडीसी तो इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी में मिल रहा है या सेमिनार में मिल रहा है तो आप वहाँ से इसको पढ़िएगा, ठीक है। यूडीसी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ना होगा क्योंकि सवाल यहाँ से आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद आपका नोटेशन आता है, तो नोटेशन से पहले मैं ये कहूँगा कि आपको तीनों प्लेन पढ़ने होंगे, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन, ठीक है। ये तीनों को अच्छे से पढ़िएगा। और ये चीज़ आपको दिया होगा, ईपीजी में भी दिया है पार्ट 2 में, ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, इंडेक्स, वही चीज़ है। आप सीसी, डीडीसी, यूडीसी को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपका ये भी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ट्रेंड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये आप पढ़ लीजिएगा गूगल से सर्च करके, ठीक है। देन आपका आता है यूनिट 4 सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में आप इसको रख दीजिएगा कि लास्ट टाइम में इसको आपको देखना है डिटेल में, बस ऐसे आप गूगल पे सर्च करके इसका प्रिंसिपल पढ़ के चले जाइएगा। और सब्जेक्ट हेडिंग में जैसे LCSH और LCSS हो गया, और उसके साथ आपका SLSH है ना, या मेस, तो जितने हेडिंग्स हैं वो आप पढ़ के जाइएगा, शेयर्स लिस्ट पढ़ के जाइएगा। मतलब बस ईयर पढ़ना है, किसने डेवलप किया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, करंट में क्या है बस वो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा डिटेल इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पार्ट 3 IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक। यहाँ पे देखिए हेडिंग में ही बेसिक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बेसिक आपको बस पढ़ना है। इसमें पहला यूनिट जो है आपको कह रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिफिनीशन, नीड्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ इसका ऊपर देख लेना है कि इसका मतलब क्या है IT का, IT से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बस ये सब थोड़ा सा हल्का देख लेना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, छोड़ भी सकते हैं, ये कोई यहाँ से डिफिनीशन तो पूछने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यूनिट 2 जो है कंप्यूटर बेसिक हार्डवेयर। अब आपको मैंने बोला ना कि हेडिंग में ही देखिए बेसिक लिखा हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हर एक चीज़ को आपको थोड़ा सा जानना होगा, ठीक है। तो यूनिट 2 में जो पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, उसका कंप्यूटर का आपको हिस्ट्री जाननी होगी। फिर उसके बाद उसमें देखिए दूसरा पॉइंट लिख ही दिया, ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स की हिस्ट्री क्या है वो चीज़ आपको जानना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका तीसरा जो है जनरेशन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो आप इसको गूगल से आप पढ़िएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये IT वाला जितना आप पार्ट इसके बाद वाला में भी आएगा स्लाइड में, तो आप IT को ज़्यादातर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से पढ़िएगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक होगा और ईयर ओवर जो भी दिया होगा वहाँ पे आपको मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको सही होगा और ऑथेंटिक होगा। तो मेरे हिसाब से आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे जाके पढ़िएगा IT वाला पार्ट को पूरा, तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, ठीक है, और उसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर
सिस्टम, ये भी आप वहीं से देख लीजिएगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से। फिर आपका यूनिट 3 जो है आपका आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ देगा कि इसमें कौन सा इनपुट है या कौन सा आउटपुट है, आप बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आएगा। फिर उसके बाद आपका यूनिट 4 सॉफ्टवेयर है, तो आप सॉफ्टवेयर का सिंपल आप इसको सर्च कर लेंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे, तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, ईपीजी में भी मिल जाएगा, ज्ञानकोश पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगा, आप इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से जाके पढ़िएगा, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा, ज्ञानकोश पे भी है, ईपीजी पे भी मिल जाएगा, और आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से रख के आप चलिएगा कि इस सबका 10-10 एग्जाम्पल आप करीब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, गूगल पे भी मिल जाएगा। उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी सवाल पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा, और ये आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पे भी मिल जाएगा। और इसमें C++ ये सब का डेवलपर कौन कौन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो वो सब भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, कि इसमें जितने भी आपको लैंग्वेज आएंगे वो सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बस ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, बस डेवलपर और साथ में किस साल में हुआ है, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाना है, और कौन कौन से हैं बस इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्टिंग। अब एल्गोरिथम और फ्लो चार्टिंग है, इसको आप स्किप करना चाहें तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको आप गूगल पे रख लीजिएगा, गूगल से आप इसको पढ़िएगा। फिर आपका यूनिट 5 जो होता है वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट एट्सेट्रा, यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट में टिक कीजिएगा और यहाँ से इसको पढ़िएगा, वर्ड प्रोसेसर के बारे में और स्प्रेडशीट के बारे में। ठीक है, MS एक्सेल के भी बारे में पढ़ लीजिएगा, वर्ड ये जितना है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, PPT ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। फिर आपका यूनिट 6 जो आता है DBMS, वही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, पैकेज है, इसको आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, और इसमें देख लीजिएगा कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप गूगल पे जाके इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद यूनिट 7 जो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क, ये आपको ICT इन लाइब्रेरीज आपको EPG पाठशाला में पार्ट 5 है, तो वहाँ से आप इसको पढ़िएगा। और ये हाउस कीपिंग ऑपरेशन जो है अभी मैनेजमेंट में भी यही सेम टॉपिक मैनेजमेंट में भी आएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, हाउस कीपिंग ऑपरेशंस को। फिर उसके बाद आपका यूनिट 8 जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें आपको बेसिक चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो इसका दूसरा पॉइंट होगा नेटवर्किंग। इसमें आपको लैन वैन मैन पैन ये सब भी पढ़ना होगा, साथ में आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो सब भी आपको पढ़ना होगा, TCP IP ये सब भी थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि सवाल वहाँ से भी पूछ लेता है, OSI मॉडल भी पूछ लेगा, तो ये सब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इंटरनेट तो आप जानते हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपका पार्ट 4 आता है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड और इंस्टीट्यूशंस। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप। तो इतना डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि किसको किसको मैनेजमेंट में किसने किसने क्या क्या डिफिनीशन दिया है। ठीक है, हेनरी फाइल ने क्या दिया है, तो टेलर ने क्या क्या कहा है, बस नॉर्मल इतना ही पढ़ के जाना है। कि कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेगा कि ये जो डिफिनीशन है किसका है, या ये जो डिफिनीशन दिया मैनेजमेंट का वो किसने दिया है। ठीक है, तो बस डिफिनीशन थोड़ा सा देख के जाइएगा, स्कोप उतना देखने की ज़रूरत डिटेल में नहीं है, बस पॉइंट देख लीजिएगा। फिर आपका मैनेजमेंट स्टाइल एंड अप्रोचेज़ है, तो मैनेजमेंट स्टाइल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैनेजमेंट स्टाइल से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कभी कभी कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपका मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आपको EPG पाठशाला पे भी मिल जाएगा और ज्ञानकोश पे भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि इग्नू वाला जो आपके पास अगर मटेरियल हो या बुक हो या PDF जो भी हो आपके पास, तो वहाँ से BLIE 226 से आप पढ़िएगा। ठीक है,
और LPU का जो मैंने शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप पे PDF, उसमें DLIS 104 है, उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और EPG में आपको मॉड्यूल 3 में दिया है, पार्ट 6 में ये दिया हुआ है कंसेप्ट, अच्छे से आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप इसको भी आप EPG से भी पढ़ लीजिएगा और गूगल से भी पढ़ लीजिएगा, जहाँ से आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन EPG में भी दिया हुआ है ये, इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि हेनरी फायल और FW टेलर और भी जो मैनेजमेंट के मेन पायोनियर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल इनसे हट के भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में तो पढ़ना ही है, हेनरी फायल और टेलर के बारे में, लेकिन और भी जो मैनेजमेंट के होंगे उनके भी बारे में आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इन दोनों का आप डिफरेंस याद करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेलर ने क्या क्या दिया और हेनरी फायल ने क्या क्या दिया है। तो आप दोनों का एक लिस्ट बना लीजिएगा गूगल पे, इनका कंट्रीब्यूशन सर्च कीजिएगा और टेलर का भी कंट्रीब्यूशन सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और दोनों को आप अच्छे से लिख लीजिएगा और देन आप उसको याद कर लीजिएगा, वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 2 आपका आता है HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो पहला पॉइंट है, ये आपको मिल जाएगा EPG में, मॉड्यूल 7 में है, पार्ट 6 में दिया हुआ है। अब इसके बाद ये जितना टॉपिक आपको नीचे दिया हुआ है ना, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन और इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, आप इसको बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेलीगेशन, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप इसको छोड़ सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, यहाँ से सवाल पूछ लेता है कभी कभी, सेम डिफिनीशन दे देगा आपको कि इज कॉल्ड, क्या ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब एनालिसिस है, या जॉब इवैल्यूएशन है। तो ये तीनों को आप थोड़ा सा बस डिफिनीशन पढ़ के जाइएगा कि किसको जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमारा जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। फिर आपका आता है इंटरपर्सनल रिलेशन, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे गूगल से, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका आता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स, रिक्रूटमेंट के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। फिर आपका आता है मोटिवेशन, ग्रुप डायनामिक। अब मोटिवेशन जो है ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरीज दी हुई हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर आपका आता है ग्रुप डायनामिक में, आप पढ़ना चाहें तो गूगल से आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसको लेफ्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। फिर आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस और परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सब आपको DLIS 104 में, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का PDF है, उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल इससे अक्सर पूछता है कहीं ना कहीं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी आपका दिया हुआ है, EPG में भी दिया हुआ है और ज्ञान कोश में भी जो है उसमें भी दिया है, और BLIS वाले में भी नोट्स में दिया है। तो लेकिन BLIS वाले नोट्स में आप इसको देखिएगा, BLIE 226 में, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, सीधा टू द पॉइंट इसका आपको मिल जाएगा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, ठीक है ना। बजटिंग टेक्निक्स एंड मेथड PPBS और जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, आप यहाँ से भी इसको टिक कर लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको गूगल से भी पढ़ लेंगे और EPG ज्ञान कोश पे भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल आपको छोड़ देना है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहते हैं आप तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। LPU का जो PDF है उस पर भी मिल जाएगा और गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जहाँ से आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और IGNOU का जो मटेरियल है वहाँ से भी आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, वहाँ पर भी वो दिया है मैनेजमेंट वाले में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब ये जो है आपका LPU का जो PDF है DLIS 104, उसमें ये दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आउटसोर्सिंग का बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो गूगल से कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका आता है
यूनिट 4 रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, बस एक दो बार आप देख लीजिएगा कि रिपोर्टिंग में जैसे इसका कंटेंट क्या है, स्टाइल क्या है, कैसे लिखते हैं, बस वो आपको देख लेना है। और इसके टाइप्स क्या हैं, है ना, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या क्या है वो आपको देख लेना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपका लाइब्रेरी स्टैटिक्स है, तो ये आपको पूरा रिपोर्टिंग में ही आ जाएगा। आप इसको देखना चाहें तो आप देख लेंगे, लेकिन आपके पास अगर RL मित्तल की किताब हो, RL मित्तल, तो मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा आपके लिए मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें ये जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सब उसमें दिया हुआ है डिटेल में, ठीक है ना, और ऑथेंटिक भी है वो। तो अगर मिल जाता है आपके पास लाइब्रेरी में तो आप जाकर वहाँ से देखिएगा, और अगर नहीं मिलता है तो गूगल से इसको पढ़ लीजिएगा, रिपोर्टिंग यूनिट 4 जो है पूरा, ठीक है। और थोड़ा सा इग्नू वाले नोट्स में दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर आपका आता है यूनिट 5 जो है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इसमें आपका पहला लाइब्रेरी है जो सिस्टम, तो इसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि इससे कोई MCQs मुझे नहीं लग रहा है कि बनेगा, है ना, तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, तो इसको आप छोड़ सकते, स्किप कर दीजिएगा। पढ़ना होगा तो गूगल से सर्च करके पढ़ लीजिएगा लास्ट टाइम में। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PERT CPM है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, PERT और CPM क्या क्या है और इसके डेवलपर्स, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिसीजन टेबल्स, ये आपको छोड़ दीजिएगा, उसका कुछ खास है नहीं। PERT और CPM जो है ना, यूनिट 5 का दूसरा पॉइंट, ये आपका मॉड्यूल 15 में EPG पाठशाला में पार्ट 6 में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है चौथा पॉइंट जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड MIS के बारे में आपको मॉड्यूल 31 में दिया हुआ है EPG में, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड जो है आप गूगल से पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, वरना अगर स्किप करना है तो स्किप कर दीजिएगा, लास्ट टाइम में इसको रखिएगा कि पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट री इंजीनियरिंग एंड टाइम एंड मोशन स्टडी। तो इस चीज़ को आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल में तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको बस थोड़ा थोड़ा देख के चले जाइएगा कि क्या है इसमें, क्या क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, गूगल से। फिर आपका आता है SWOT है, WSOT। तो यहाँ से आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है। SWOT का एक तो ये जो लिखा है ना, S से स्ट्रेंथ और W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज और T से थ्रेट, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, इसका डेवलपर कौन है, ठीक है, किसने इसको डेवलप किया वो भी याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको बस जाके देख लीजिएगा गूगल पे, बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। उसके बाद आपका DFD आता है, डाटा फ्लो डायग्राम, तो इसको आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देन आपका आता है यूनिट 6 जो है TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें जितने गुरुज़ हैं, TQM के कुछ गुरुज़ हैं, जैसे फिलिप क्रॉसबी है, आपका जेम्स जूरन है, फिर एडविन डेमिंग है, उसके बाद से आपके और भी हैं, इसाकावा हैं। तो ये लोग जो कंसेप्ट दिया है ना, आपको वो कंसेप्ट पे बस याद कर लेना है कि इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, बस वो याद कर लेना है आपको, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, ठीक है। और इसमें जो दिया डेफिनेशन कंसेप्ट एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, डिटेल नहीं जाना है, पॉइंट्स बस आप समझ लीजिएगा। उसके बाद क्वालिटी और ऑडिट LIS रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, तो ये आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और EPG में मॉड्यूल 4 में TQM दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। प्लस आपका बिलीप के पास, अगर आपके पास किताब है तो आप उसमें BLIE 226 में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, उतना कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से सवाल आएंगे। फिर उसके बाद आपका यूनिट 7 है लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशन। अब IT में मैंने बताया था ना, IT में यही चीज़ आ रहा था, हाउस कीपिंग ऑपरेशंस, अब वही चीज़ यहाँ पे मैनेजमेंट में भी आ गया। तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट जो है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एक्विजिशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, आपका सर्कुलेशन, मेंटेनेंस, ये जितने हैं सबका आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। वही चीज़ आपको नीचे में दिया हुआ है। यहाँ पे कलेक्शन डेवलपमेंट है, तो अगर RL मित्तल की किताब है तो उसमें कलेक्शन डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट अच्छे से दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वरना इसको आप गूगल से पढ़ लीजिएगा। बुक ऑर्डरिंग जो है, एक्विजिशन है सिंपल, तो सेक्शन आप पढ़ेंगे तो एक्विजिशन वाला हो ही जाएगा। फिर उसके नीचे आपका टेक्निकल प्रोसेसिंग है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका आपके बाद सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल, मेंटेनेंस एट्सेट्रा।
तो ये सब आपका सेक्शन से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल ज़रूर आएंगे। फिर उसके बाद आपका स्टॉक वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन और एक होता है स्टॉक रेटिफिकेशन, इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इसका पॉलिसी या प्रोसीजर्स आपको डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस एक नज़र देख लीजिएगा, ये चीज़ गूगल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका आता है इवोल्यूशन और बीडिंग, इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर पढ़ने का आपको है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको गूगल से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें आपका 120 टॉपिक से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इतना सबको पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप रख दीजिएगा, टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, वरना कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है आर्काइविंग, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन आपको ईपीजी पाठशाला में मिल जाएगा, मॉड्यूल 11 में, पार्ट 6 में वहाँ मिल जाएगा। प्लस बिलीव वाला जो बुक है उसमें भी, मैनेजमेंट वाला, उसमें भी मिल जाएगा। 226 वाला जो है उसमें मिल जाएगा, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है रिस्टोरेशन इंक्लूडिंग प्रिंट, नॉन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, ये आपको DLIS 104 जो LPU का PDF है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिटेड प्लानिंग, तो कंसेप्ट, डिफिनीशन, नीड एंड पर्पस, टाइप्स। फिर उसके बाद आपका पॉलिसी एंड प्रोसीजर MBO, और बिल्डिंग एंड स्पेस मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये आपको मिल जाएगा जो इग्नू का बुक है BLIE 226 में, या PDF होगा उसमें, आप देख लीजिएगा। ये शुरू का 3 कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका चौथा पॉइंट आता है लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्ड्स एंड टाइप्स। ये है आपका DLIS 104 जो LPU का PDF है, उसमें ये दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इग्नू में भी है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट और कंटिजेंसी मैनेजमेंट। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा आप, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। क्योंकि सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कब आग लगी 1812 में, तो या नालंदा का भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है, तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का पढ़िएगा गूगल से, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे 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 पहले के ज़माने में कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो थी वो आपको बर्बाद हुई, या कहीं पे आग लग गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो वो पढ़ लीजिए। कंटीजेंसी मैनेजमेंट मुझे नहीं लग रहा उतना कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसको पढ़ना चाहें तो गूगल से पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स। इसको आप रख दीजिएगा कि लास्ट टाइम में आपको मिल जाएगा मौका तो आप इसको पढ़िएगा, अदरवाइज इसको ई ज्ञान कोश से आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर बस देख के चले जाइएगा, ठीक है। ई ज्ञान कोश में ये है, आपको मिल जाएगा। फिर आपका आता है यूनिट 9 मैनेजमेंट ऑफ चेंज। सिंपल ये चेंज मैनेजमेंट ही है, ठीक है। और ये आपको बना बनाया मटेरियल इस पे मिल जाएगा। चेंज मैनेजमेंट आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ईपीजी पाठशाला में 6 पार्ट जो है उसमें मॉड्यूल 5 में चेंज मैनेजमेंट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट होंगी कि एक कट लेविन का चेंज मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या उनके स्टेप्स हैं वो याद रखिएगा। क्वार्टर्स का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, चेंज मैनेजमेंट में। तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, 3-4 लोग इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा। ईपीजी पाठशाला मॉड्यूल 5 से दिया हुआ, उसमें दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कंसेप्ट हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ चेंज, फिर चेंज इन प्रोसीजर, मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। फिर आता है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज, और लास्ट जो है टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग चेंज। तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, बस थोड़ा सा देख लेना है, कोई थ्योरी है, कोई कंसेप्ट है उसको, और ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चारों जो चेंज मैनेजमेंट है आपको ईपीजी पाठशाला में भी मिल जाएगा, और गूगल से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चेंज मैनेजमेंट आपका इग्नू का जो बिलीव का मटेरियल है उसमें भी दिया हुआ है, BLIE 226 में, 226 में, ठीक है। फिर आपका आता है
पार्ट 5 है इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। इसमें आपका यूनिट 1 जो है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस। यहाँ पे रेफरेंस सोर्स भी है और इंफॉर्मेशन सोर्स भी है। ठीक है, तो आप इसको ईपीजी पाठशाला में पार्ट 4 में यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेस, रेफरेंस सोर्सेस, इंफॉर्मेशन सर्विसेज और रेफरेंस सर्विसेज। तो आप ईपीजी पाठशाला से पूरा का पूरा मॉड्यूल अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से सवाल आएँगे ही आएँगे। ठीक है? अब इसमें देखिए जैसे पहला पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिंट, नॉन प्रिंट, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशल फीचर्स, स्कोप एंड टाइप्स। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ईपीजी में पार्ट 4 में मॉड्यूल 2 में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे दूसरा पॉइंट दिया है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, फिजिकल फॉर्मेट, ऑथोरिटी, कंटेंट एंड यूटिलिटी। तो आप इसको भी उसी वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ईपीजी में पार्ट 4 में मिल जाएगा। फिर आपका आता है नॉन नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेस। तो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे? ईपीजी में पार्ट 3 में ये दिया हुआ है। आपको इसमें बना बनाया सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ई ज्ञान कोश पे भी इस पे बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप दोनों से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर आपका आता है रेफरेंस सोर्सेज कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें प्राइमरी में आती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें सेकेंडरी में आती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आपकी टर्शियरी में आती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल ज़रूर आते हैं। ठीक है? तो ये अच्छे से पढ़िएगा। और ईपीजी में भी बहुत अच्छे से इसका कैटेगराइज़ में किया हुआ है कि किसने जैसे एग्ज़ाम्पल एक ले लीजिए कि टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक को किसी ने सेकेंडरी में रखा है, तो किसी ने उसको टर्शियरी में भी रख दिया है। ठीक है? तो वो ज्ञानकोश का आप जब मटेरियल पढ़ेंगे ना, उसमें आपको दिया हुआ है कि बहुत सारे उसमें लोगों ने अलग-अलग कैटेगराइज़ किया है। ठीक है ना? जैसे ग्रोवन है, हैंसन है, तो इन लोगों ने किसी ने 2 तरह का टाइप दिया, किसी ने 3 तरह का दिया, किसी ने 2 तरह का दिया है। बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग, अलग-अलग अपने व्यूज़ को वहाँ पे रखे हैं। तो ई ज्ञानकोश में आपको ये दिया हुआ है अच्छे से, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? फिर आपका आता है इंटरनेट एज़ अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसको गूगल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है यूनिट 2 रेफरेंस सर्विस। अब रेफरेंस सर्विस जो है आपका ईपीजी में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट है कांसेप्ट, डेफिनिशन, नीड, स्कोप एंड ट्रेंड्स, तो उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन बस थोड़ा-सा देख लीजिएगा रेफरेंस सर्विस का टाइप्स वाइप्स ये सब चीज़ें थोड़ा-सा बस ऊपर-ऊपर पढ़ लेना है। ठीक है? देन आपका आता है रेफरेंस इंटरव्यू एंड सर्च टेक्निक्स। ये इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से सवाल बनते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है? ईपीजी पाठशाला में भी दिया हुआ है ये। ठीक है? और गूगल से आप पढ़ना चाहें तो गूगल से भी इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यूनिट 3 जो है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्विस को आपको अगर पढ़ना है तो मॉड्यूल 22 में ईपीजी में पार्ट 4 में मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिल जाएगा मॉड्यूल 26 में। ये लिख लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कहाँ मिलेगा? मॉड्यूल 22 में। और इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेगा? मॉड्यूल 26 में, ईपीजी के पार्ट 4 में। ठीक है? फिर उसके बाद आपका उसी में जो यूनिट 3 का सेकंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन सर्विसेज कांसेप्ट, डेफिनिशन, नीड एंड ट्रेंड। ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, उसी मॉड्यूल में आपको दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है? फिर आपका आता है नीड, टेक्निक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ अलॉटिंग सर्विस। ये आपका पूरा टॉपिक एज इट इज़ है ईपीजी पाठशाला में, मॉड्यूल 23 में। आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, कैश और एसडीआई जो है, आप इसको दोनों के कंपोनेंट्स को लिख लीजिएगा एक जगह कि कैश में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, एसडीआई में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि कभी-कभी सवाल पूछ लेता है कि नोटिफ़िकेशन है या आप कह लो फीडबैक है, वो किसमें है? कैश है या एसडीआई है, या और भी 1-2 एग्ज़ाम्पल दे देगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है, आप ये सब चीज़ें लिख लीजिएगा अच्छे से। कैश में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें एसडीआई में आती हैं। ठीक है? बहुत आसान है। फिर उसके बाद आपका आता है बिब्लियोग्राफिक रेफरल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। तो आप इसको भी, ये भी आपका बना बनाया पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा ईपीजी में पार्ट 4 में मॉड्यूल 25 में। वहाँ से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर आपका आता है यूनिट 4 जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड देयर सर्विसेज। इसको आप
गूगल से भी पढ़ लीजिएगा अगर चाहें तो, या फिर आपको ये चीज़ आपको ईपीजी में मिल जाएगा, लेकिन ईपीजी में थोड़ा-सा आपको ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि ईपीजी में मॉड्यूल 27 से लेके 35 तक पार्ट 4 में पूरा इसी का दिया हुआ है क्योंकि इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, कमर्शियल सबकी बात कर रहा है, तो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से सवाल ज़रूर आएँगे। तो ईपीजी में पार्ट 4 में आप मॉड्यूल 27 से लेके 35 तक पूरा उसमें आप पढ़िएगा, ठीक है? तो ये यूनिट 4 जो है आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल सब तरह का दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्लस इसको गूगल से भी रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आएँगे ही आएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपका लास्ट पार्ट आता है 6 लाइब्रेरी यूज़र्स। अब लाइब्रेरी यूज़र्स जो है आपका ईपीजी में मॉड्यूल पार्ट 15 में पार्ट 15 जो अब देखेंगे तो उसमें पूरा इसी सब के बारे में बात किया है, लाइब्रेरी यूज़र्स, यूज़, है ना? यूज़र स्टडीज़ इस तरह से। तो आप क्या करेंगे कि उसको भी इम्पोर्टेंट रखेंगे, ईपीजी का पार्ट 15, ठीक है? यूनिट 1 इसमें जो दिया हुआ है टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर सर्वे, इसको आप लास्ट टाइम में रख लीजिएगा। ये पूरा जो 3 पॉइंट दिया ना, प्रोफार्मा मेथड, इंटरव्यू मेथड और रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड, इसको आप लास्ट में रख लीजिएगा। गूगल से आप इसको पढ़ पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है ना? वरना ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-थोड़ा बस ऊपर-ऊपर देख के जाइएगा। लास्ट टाइम में अगर टाइम मिलता है तो डिटेल पढ़िएगा, अदरवाइज़ बस थोड़ा-सा पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? तो इसको आपको गूगल से पढ़ना है। फिर दूसरा यूनिट जो है इन्फॉर्मेशन यूज़र्स एंड देयर इन्फॉर्मेशन नीड्स। इसमें पहला पॉइंट है आपका कैटेगरीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज़र्स, दूसरा है इन्फॉर्मेशन नीड्स, डेफिनिशन एंड मॉडल्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और तीसरा जो दिया है इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी ये तीनों पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है यूनिट 2 में सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रंगनाथन ने यूज़र्स को अलग-अलग टाइप्स में दिया है, फिर किसी और ने अलग टाइप्स में दिया है, तो 3-4 लोगों का उसमें ईपीजी पाठशाला में दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? मॉड्यूल 4, 5, 6 में दिया है ये, ठीक है? इन्फॉर्मेशन नीड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन यूज़र्स के बारे में, तो आप वहाँ से उसको पढ़िएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। फिर इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पार्ट 15 में मॉड्यूल 11, 12 और 14 में आपको इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट में टिक कर लीजिएगा जो यूनिट 2 है। फिर आपका आता है यूनिट 3 जो है यूज़र एजुकेशन, तो यूज़र एजुकेशन आपको बना-बनाया पूरा इसमें मटेरियल आपको मिल जाएगा ईपीजी पाठशाला से, मॉड्यूल 9 में, पार्ट 15 में, ठीक है? तो यूज़र एजुकेशन में इसमें गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स लेवल, टेक्निक्स एंड मेथड, इवैल्यूएशन ऑफ यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम्स, इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा और जो इसमें आपको नहीं मिले वो गूगल से भी आप सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वैसे ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रहा है कि है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसा होगा तो आपको अगर इंटरेस्ट है कि पढ़ना है और ज़्यादा तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी ईपीजी में जितना दिया हुआ है मॉड्यूल 9 में उतना पढ़ लीजिए, इनफ होगा मेरे हिसाब से। फिर आपका यूनिट 4 जो है यूज़र स्टडीज़ है, तो यूज़र स्टडीज़ भी आपको ईपीजी में पार्ट 15 में मॉड्यूल 15 में ये दिया हुआ है यूज़र स्टडीज़ के बारे में, ठीक है? तो इसमें आपको मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ यूज़र स्टडीज़ दी है और दूसरा पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ यूज़र स्टडीज़ है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ईपीजी का पार्ट 15 में मॉड्यूल 15 में दिया हुआ है, ठीक है? फिर आपका आता है यूनिट 5 जो है यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, ये आप टॉपिक लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो ई ज्ञानकोश का इस पे मटेरियल पूरा मिलेगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें ज़्यादा डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है? जितना ई ज्ञानकोश में दिया है उतना ही पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा पढ़ना होगा तो फिर गूगल आपको करना होगा, ठीक है? तो ये आपका पूरा यूनिट है, आपका कंप्लीट है और मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि आप लोग अपना खुद का सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है ना? किसी किताब को या किसी चीज़ को प्रेफ़र मत कीजिए कि मुझे ये किताब पढ़ लेंगे तो मेरा केवीएस हो जाएगा या एनवीएस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? आप ये भी तो सोचिए कि अगर कोई एक किताब से अगर किसी का क्वालीफ़ाई हो जाएगा तो सारे लोग वही नहीं पढ़ते, ठीक है? तो जो चीज़ें मैंने जहाँ-जहाँ से सोर्स बोला है आप वहाँ से उसको अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब डेट आएगा तो देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैं क्विज़ तो कराऊँगा, सिलेबस अकॉर्डिंग पूरा क्विज़ मेरा आएगा, यूट्यूब पर भी आएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मेरा लाइब्रेरी साइंस बाय इंसिग्निया, वहाँ पे भी मैं कराऊँगा। तो आप पूरा अच्छे से इसको पढ़िएगा और अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है?
ओके, थैंक यू सो मच।